गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत पहली यूनिट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, जीवों में जनन यूनिट के अंतर्गत पहला चैप्टर जनन या जीवों में जनन आपको प्रेषित करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या है, प्रजनन के प्रकार क्या हैं, जनन की कौन सी विधियां हैं, इन विधियों में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी हैं आदि विषयों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। इसमें हमें जनन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों द्वारा बना होता है। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। और कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं अर्थात प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा होती है। जीवधारियों में जनन द्वारा अपने वंश को बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है। इस क्रिया द्वारा जीव अपने ही समान जीव बनाता है और इस प्रकार वह अपने वंश की वृद्धि करता है। लुई पाश्चर के अनुसार जीव सदा अपने ही प्रकार के पूर्ववर्ती जीवों से विकसित होते हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्रिया को प्रजनन या बायोजेनेसिस, रिप्रोडक्शन और बायोजेनेसिस का नाम दिया। जीवधारी द्वारा अपनी प्रजाति की संतति को उत्पन्न करने को प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन अर्थात अपने ही समान जीव उत्पन्न करना जीवधारियों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह गुण केवल जीवधारियों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं। इसीलिए हम इसे जीवधारियों का अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता से ही जीव प्रजनन करने में समर्थ होता है तथा कोशिका विभाजन का आधार है डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्थात रेप्लिकेशन का गुण। अर्थात डीएनए ही वह अणु या मॉलिक्यूल है जिसमें न केवल जीव के वृद्धि एवं विकास की सूचना निहित होती है, बल्कि गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन की क्षमता भी पाई जाती है। इसी आधार पर जीव का जन्म होता है और वृद्धि एवं विकास के बाद जीर्णता एवं मृत्यु को प्राप्त करता है। जीवों की प्रजातियों ने प्रजनन के माध्यम से समय की सीमाओं को पार किया है। जीवों की मृत्यु होती है परंतु प्रजातियां जीवित बनी रहती हैं। आशय यह है कि प्रजनन जीवों का इतना महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो किसी जीव की मृत्यु या अंत को गौण या महत्वहीन कर देता है, क्योंकि जीव की मृत्यु से प्रजाति नहीं मरती। किसी ने कहा है कि प्रजनन किसी जीव के अंत का प्रारंभ है। मीन्स रिप्रोडक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रजनन किसी जीव की मृत्यु द्वारा होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति का एकमात्र साधन है। इस अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन या प्रजनन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमें जीवन अवधि या जीवन काल, जिसे हम लाइफ स्पान कहते हैं, के बारे में जानना जरूरी है।
जनन, जैसा कि बताया हमने, इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि अपने समान संतति अर्थात संतान, ऑफ स्प्रिंग्स उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जीवन काल क्या है, लाइफ स्पान क्या है? वैसे तो जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। जीवन काल आप समझ गए होंगे, जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। मृत्यु उसकी प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बात नहीं की जा रही है। इस तरह से जीवों के जीवन काल में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, अर्थात जीवों की विशाल विविधता उनकी जीवन अवधि में भी प्रदर्शित होती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के जीवों की जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। कुछ जीवों की जीवन अवधि मात्र एक या कुछ दिनों तक सीमित होती है, जैसे जीवाणुओं का जीवन काल कुछ घंटों से कुछ दिनों तक। मे फ्लाई, MAY, मे फ्लाई का जीवन काल केवल 1 दिन। कौवे पक्षी का जीवन काल 15 वर्ष। तोते का जीवन काल लगभग 140 वर्ष होता है। आम के पेड़ का जीवन काल 200 वर्ष, जबकि पीपल के वृक्ष का जीवन काल 1000 से 2500 वर्ष तक होता है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि जीवन काल हमेशा जीव के आकार एवं उसकी जटिलता पर निर्भर नहीं करता। इस तथ्य को हम देख सकते हैं कि कौवा और तोता दोनों लगभग आकार में समान होते हैं, आकार में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। जीवन काल के बाद मृत्यु जीवन की एक अपरिवर्तनीय एवं अपरिहार्य घटना है। कई सारे जीवों का जीवन काल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक रोचक बात यह होती है कि एक कोष की जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि को हम अमर अर्थात इमोर्टल कहते हैं, क्योंकि इन जीवों में विभाजन से निर्मित कोशिका में वृद्धि के बाद मृत्यु से पहले पुनः विभाजन हो जाता है। अतः एक कोष की जीवों में प्रोटोप्लाज्म की निरंतरता बनी रहती है। ये जीव मरते नहीं बल्कि विभाजित हो जाते हैं, अतः इन जीवों को हम अमर कहते हैं। कुछ जीवों का जीवन काल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एलिफेंट 65 to 70 years, रोज 5 to 7 year, डॉग 20 to 25 year, banana tree 25 years, cow 20 to 25 year, horse 50 to 60 year, fruit fly 30 days, rice plant 3 to 4 month and banyan tree 200 years। इस तरह से जीवन काल में बड़ी ही विविधता होती है। एक दिन या कुछ घंटों से लेकर हजारों साल तक प्राणियों में जीवन काल की विविधता पाई जाती है। अब बात करेंगे प्राणियों में जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। जीवों में मुख्य रूप से जनन की 2 विधियां पाई जाती हैं। प्रमुख रूप से इन्हें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जैसा नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संततियां उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संततियों को हम
क्लोन कहते हैं। क्लोन जरूर याद रखिएगा। क्लोन का अर्थ हुआ कि उत्पन्न संतान में अपने पेरेंट से, अपने जनक से कोई भी विभिन्नता न हो, अर्थात उत्पन्न संतति यानी ऑफस्प्रिंग्स बाह्य रूप, आकृति एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनक के एकदम समान हो, तो ऐसी संतति को हम क्लोन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप क्लोन बनते हैं। दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के जनन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की दो अगुणित यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर n कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन अगुणित कोशिकाओं को हम युग्मक यानी गैमीट कहते हैं। युग्मक प्रमुख जननांगों अर्थात जनदों यानी गोनड्स की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन से बनती हैं। इनके बनने की इस प्रक्रिया को हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नर भाग से या मेल से मेल गैमीट और फीमेल से फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। गैमीट के बनने की इसी क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाली दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। एक नर युग्मक कोशिका और दूसरी मादा युग्मक कोशिका। इनके संयुग्मन से बनी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अर्थात जाइगोट के नाम से जानते हैं। इसी जाइगोट के द्वारा ही, इसी युग्मनज के द्वारा ही नई संतान का प्रारंभ होता है और इस प्रकार से लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतान या संतति अपने जनक यानी माता पिता से भिन्नता होती है या भिन्नता प्रदर्शित करती है। भिन्नता का सबसे बड़ा कारण है कि नर युग्मक नर से प्राप्त बनता है, मादा युग्मक मादा से बनती है। दोनों के डीएनए में कुछ न कुछ अंतर होते हैं और दोनों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप बनी हुई संतति में भी निश्चित रूप से अंतर आता है। अर्थात अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप क्लोन बनता है जो अपने जनक की भांति होता है, लेकिन लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति में अपने जनक से भिन्नता होती है। अब आता है अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां जंतु और पौधों में दोनों में पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन को हम एकल जीव जनन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन की विधियों की बात करें तो एकल जीव जनन या अलैंगिक जनन की कुछ प्रमुख विधियां आप देख सकते हैं। द्विविभाजन यानी बाइनरी फ्यूजन, बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन, मुकुलन यानी बडिंग, कलिका या जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल खास करके स्पंजों में बनता है। स्पंज में जेम्यूल बनते हैं। खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन और पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, यह अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं। लैंगिक जनन या बाइनरी फ्यूजन बड़ा आसान सा, आपने पहले से ही पढ़ा होगा। यह विधि प्रमुख रूप से प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाई जाती है और आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ संघ के समस्त प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं।
जब इनमें द्विविभाजन होता है तो द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली संततियों में बंट जाता है। इस प्रकार संघ प्रोटोजोआ के सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत युगलिना, अमीबा आदि प्राणी जो द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन द्वारा जनन करते हैं आते हैं। बाइनरी फिजन कई प्रकार से भी हो सकता है। एक होता है अनियमित द्विविभाजन, जिसको पहले तो इसको हम बांट सकते हैं कि अनुप्रस्थ विभाजन या अनुदैर्घ्य विभाजन या तिरछा द्विविभाजन या अनियमित द्विविभाजन। अनियमित द्विविभाजन अमीबा में होता है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन पैरामीशियम में होता है, अनुदैर्घ्य द्विविभाजन युगलिना में होता है और तिरछा यानी ऑब्लिक बाइनरी फिजन सिरसियम में होता है। फिलहाल एक साधारण बाइनरी फिजन आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। एक सेल है, सेल पहले स्टेज में देख रहे हैं, इलांगेट्स एंड डीएनए इज रेप्लिकेटेड। इस सेल में सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर डीएनए न्यूक्लियर एरिया में पाया जा रहा है। सबसे पहले स्टेप पे आप देते हैं सेल आकार में बड़ी होती है और उसका डीएनए रेप्लिकेट होता है, द्विविभाजित होता है। दूसरे स्टेप में सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगिंस टू डिवाइड। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिवाइड होना शुरू होती है और उसके बाद तीसरे स्टेप में क्रॉस वॉल फॉर्म्स अराउंड डिवाइडेड डीएनए। क्रॉस वॉल फॉर्म्स कंप्लीटली अराउंड डिवाइडेड डीएनए। दोनों के बीच में कंप्लीट रूप से क्रॉस वॉल अनुप्रस्थ दीवार बन जाती है और इसके बाद एक कोशिका दो भागों में बंट जाती है। एक साधारण सा बाइनरी फिजन या द्विविभाजन की स्टेजेस आप देख सकते हैं। दूसरा होता है बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना होते हैं। इनके अंकुरण से सीधे नए पौधे का निर्माण होता है। मुख्य रूप से कावक एवं शैवालों में इन बीजाणुओं का निर्माण होता है, जैसे यूलेथ्रिक्स शैवाल में बनने वाले चल और अचल बीजाणु और पेनिसिलियम कवक में कोनिडिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आप देखते हैं पेनिसिलियम को दिखाया गया है, जिसमें अलैंगिक जनन की विधि में आप देखते हैं कि कोनिडियोफोर्स के ऊपर बहुत सारे कोनिडिया लगे हैं और कोनिडिया मुख्य भाग से अलग हो जाते हैं और अंकुरित होकर के नया पेनिसिलियम कवक का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन स्पोरुलेशन द्वारा भी होता है। तीसरा बडिंग या मुकुलन। इस प्रकार का विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से ज़्यादा छोटी छोटी रचनाएं बन जाती हैं। इन्हीं रचनाओं को हम मुकुल या बड के नाम से जानते हैं और इनका केंद्रक भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बंट जाता है और प्रत्येक मुकुल यानी बड फिर मात्र कोशिका से अलग होकर नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। मुकुलन की स्टेजेस ईस्ट में दर्शाई गई हैं। ईस्ट पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल के सेकेंड स्टेप में एक बड बनना शुरू होती है। इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और वो बड वाले पोर्शन में पहुंच जाता है और कंप्लीट रूप से बड जब बन जाती है
तो यह मात्र कोशिका से अलग होकर के नए ईस्ट का निर्माण कर देती है। चौथा है जेम्यूल या कलिका का निर्माण। कभी कभी पौधे की पत्ती और तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं। इन रचनाओं को हम कलिका कहते हैं। प्रत्येक कलिका मुख्य पौधे से अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे फ्यूनेरिया का पौधा भी इसका उदाहरण है। इसके अलावा जेम्यूल फॉर्मेशन स्पंजों में होता है। आपको पता है कि स्पंज फाइलम पोरीफेरा में पाए जाते हैं। उनमें इस प्रकार से जेम्यूल फॉर्मेशन होता है और जेम्यूल से नया स्पंज बन जाता है। इस प्रकार से जेम्यूल फॉर्मेशन के बाद आता है फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन। इस विधि में बहुकोश की जंतु या जनक जंतु का शरीर दो या फिर दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा रीजनरेशन करके पुनरुद्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। इस प्रकार का जनन फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पायरोगैरा और यूलेथिक्स के पौधों में, इसके अलावा कुछ आकशेरुकी जंतुओं में भी खंडीभवन की क्षमता होती है। आप देख रहे हैं स्पायरोगैरा का थैलस है। इस थैलस के 3 खंड हो गए हैं, फ्रैगमेंट नंबर 1, फ्रैगमेंट नंबर 2, फ्रैगमेंट नंबर 3, और प्रत्येक फ्रैगमेंट अलग अलग स्पायरोगैरा के थैलस में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात टूटा हुआ प्रत्येक खंड नया स्पायरोगैरा का थैलस बना लेता है। और अगला है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की क्षमता भी अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में बहुत अधिक पाई जाती है। यदि हम इन्हें छोटे छोटे खंडों में काट दें, टुकड़े बना दें, तो ऐसे सभी खंड जिनमें केंद्रक का अंश है वह खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाता है और वे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता वो तो नष्ट हो जाते हैं। पुनरुद्भवन की जबरदस्त क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है। आपकी स्क्रीन पर रीजनरेशन इन प्लेनेरिया दर्शाया गया है। प्लेनेरिया में आप देखेंगे कि इसके कई खंड कर दिए गए और प्रत्येक खंड नया प्लेनेरिया विकसित कर देता है। बस शर्त ये होती है कि कटे हुए भाग में न्यूक्लियस का अंश होना चाहिए। अगर उसमें न्यूक्लियस का अंश नहीं है तो वह हिस्सा फिर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा है आपने ध्यान से समझ लिया होगा और अब आप इसे अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।